हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में अब हमने पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, सेट के बारे में जाना। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जिसे बोलते हैं हम लोग टैब्यूलर या फिर रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का वो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसका नाम है टैबुलर या रोस्टर मेथड, और दूसरा हमारा जो तरीका है दैट इज सेट बिल्डर मेथड। अब एक एक करके समझते हैं कि टैबुलर या रोस्टर मेथड क्या होता है और फिर उसके बाद सेट बिल्डर मेथड जानेंगे। तो टैबुलर या रोस्टर मेथड देखो क्या होता है, समझते हैं इसको। पहला हमारा मेथड है टैबुलर या फिर रोस्टर मेथड। तो देखो टैबुलर का मतलब क्या होता है, एक टेबल बनाना, या फिर रोस्टर का मतलब हो गया एक लिस्ट करना। तो इस तरह के मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इस तरह के मेथड में हम तीन बातों का ध्यान रखने वाले हैं। हमें तीन बातें हैं, तीन बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पहली बात ये कि इस तरह के मेथड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो किसी भी सेट में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स या मेंबर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जिनका हमने एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाया है, उन ऑब्जेक्ट्स या उन एलिमेंट्स को हमेशा हम लिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लिस्ट आउट करते हैं, यानी एक लिस्ट बना करके उनको लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग दिखाने के लिए, जैसे उस पूरे से कलेक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा जो है वो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करता है, एंड इट्स वेरी कॉमन थिंग। तीसरी बात यह है कि सारे एलिमेंट को हम इस ब्रेसेस से जो है वो इनक्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं? इनक्लोज्ड कर देते हैं, और इनको बोला जाता है ब्रेसेस। क्या बोलते हैं? ब्रेसेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को इन ब्रेसेस की हेल्प से इनक्लोज कर देते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि टैबुलर या रोस्टर मेथड में तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि आपको सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करना है, एक लिस्ट में लिखना है। दूसरा बात, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। तीसरा, आपको हमेशा जो है एक इनक्लोज्ड, पूरे एलिमेंट्स को इनक्लोज करने के लिए एक ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कोई एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लो हम एक कलेक्शन बनाएं, वो कलेक्शन हमारा है वॉवेल्स का कलेक्शन। तो वॉवेल्स के कलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। ये जो ब्रेसेस है वो सबसे लास्ट में लगाया जाता है, ठीक है। हम सारे एलिमेंट्स को पहले लिख देते हैं। तो जैसे अब इस वॉवेल इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर में 5 लेटर जो होते हैं हमारे अल्फाबेट होते हैं। तो अल्फाबेट में हम क्या लिखेंगे, A E I O U, ठीक है। सपोज करो अभी हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, और हमने ब्रेसेस को बंद कर दिया। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए इस सेट वी के। हमारा सेट क्या है, हमारा सेट है वॉवेल्स का सेट, ठीक है। तो वॉवेल्स के सेट में यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, A E I O U, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, क्या हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, सारे वॉवेल्स का कलेक्शन इंग्लिश के अल्फाबेट में। ये जो हमने कलेक्शन बनाया, इस कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, टैबुलर या रोस्टेड मेथड के द्वारा बनाया गया कलेक्शन। इसको हम एक लैंग्वेज में भी लिख सकते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत ही क्यों है। इसलिए ज़रूरत है कि मैथमेटिक्स में हम बार बार चीज़ों को लिखेंगे नहीं, लैंग्वेज में यूज़ करके नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, बार इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम कुछ टेबल बनाएंगे, कुछ कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी पड़ता है इंस्टीड ऑफ कि हम पूरे पूरे लैंग्वेजेस को लिखें। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ रही है, इसके अलावा दूसरा और कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस टैबुलर या रोस्टर मेथड की हेल्प से हमने इस पूरे को लोकेट कर दिया। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स, सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स जो कि 10 से कम है, लेस देन 10। तो
अगर 10 से लेस नंबर्स का कलेक्शन बनाए जो कि पॉजिटिव है और इवन नंबर्स भी हैं, तो कलेक्शन क्या बनेगा, उस कलेक्शन का हम नाम दे रहे हैं, उस सेट का नाम दे दे रहे हैं एक्स। तो अब कलेक्शन बनेगा क्या, तो पहली बात तो क्या 1 आएगा इसमें, नहीं, क्योंकि 1 तो इवन है नहीं, तो पहले हमें इवन नंबर्स लेने हैं। तो इवन में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, बस, क्योंकि हमें 10 से कम लेने हैं तो यहाँ तक आएगा। गॉट इट। दूसरी बात, इसमें निगेटिव नंबर्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या बोला है, पॉजिटिव इवन। तो पॉजिटिव लेना है तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स हमारे इतने नंबर्स आएंगे जो कि 10 से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। इसका ये जो कलेक्शन ये जो हमने बनाया है, इसको लैंग्वेज में लिखने के बजाय हमने क्या किया, इस तरीके से मैथमेटिकल में रिप्रेजेंटेशन किया। और ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज टैबुलर और रोस्टर मेथड। ओके, ये कौन सा है, ये हमारा टैबुलर मेथड या फिर जिसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या फॉलो किया, ब्रेसेस लगाए हैं, कॉमा से सेपरेट किया है और सारे एलिमेंट को एक लिस्ट बना करके लिख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा समझ में आ गया कि टैबुलर या रोस्टर मेथड में क्या करते हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस आ सकते हैं आपकी तरफ से। पहला क्वेश्चन ये कि मान लीजिए कि अगर हम एक कलेक्शन बनाएं, जैसे मान लो एक कलेक्शन हम ये बनाएं स्कूल का, ठीक है, स्कूल का कलेक्शन बनाएं, एक शब्द है। तो अब स्कूल का अगर हम कलेक्शन बना रहे हैं तो इसमें हम क्या, ये जो रिपीटेड एलिमेंट है यहाँ पर, वो क्या है, रिपीटेड एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर हम इसको रोस्टर मेथड को या फिर टैबुलर मेथड का यूज करते समय जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हम इन एलिमेंट्स को रिपीट करेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। हम एक एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, और फिर उस तरह के अलग अलग उस तरह के ही और एलिमेंट जो हमारे पास है उनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसका कलेक्शन बनाएंगे तो लिखेंगे SCHO और L, एक ही बार ओ लिखेंगे, दोबारा वो नहीं लिखेंगे। इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ही हो गया। दूसरा एक डाउट आपके सामने अक्सर आता रहता है, दूसरा डाउट ये है, क्या ये जैसे 2 4 6 8 लिखा गया है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर किसी का मन आए 4 6 8 और 2, क्या इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है? तो इसका जवाब है आप इसको लिख सकते हो। इसके ऑर्डर से बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, चाहे 2 4 6 8 लिखो या फिर 4 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, 6 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑर्डर का कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि टैबुलर या रोस्टर मेथड क्या होता है। टैबुलर रोस्टर मेथड में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपको इसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, दूसरा ये कि आपको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करना है, और तीसरी बात आपको इसमें लिस्ट करके लिखना है, यानी 2 4 एक एक कॉमा कॉमा करके लिस्ट बना करके इसमें एलिमेंट्स को लिखना है। तो इस तरीके से हमने ये जाना। इसके बाद इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना के दे दे तो आपको याद रखना है कि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई एलिमेंट पहले लिखा जाए कोई एलिमेंट बाद में लिखा जाए, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है और फिर दूसरे किसी और एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। तो इस बातों को अगर क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले मेथड में, जिसमें जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को जानते हैं कि क्या है इसमें। तो सेट बिल्डर जो हमारा फॉर्म है वो भी हमारा इसी तरीके से बहुत इजी फॉर्म है, उसको एक बार हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझेंगे तभी हमको ये समझ में आएगा। वो इंपॉर्टेंट टर्म है सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। अगर ये जो टर्म है ये आपको समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में आ जाएगा इस वाले मेथड में, क्योंकि इस वाले मेथड में इस बात का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं तो उस कलेक्शन को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं तो हम उसी कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप कोई कलेक्शन बनाते हो तो डेफिनेटली रूप से एक आपके पास निश्चित जो है क्राइटेरिया होता है तभी वो कलेक्शन बनाते हो। जैसे कि सेट की जो डेफिनेशन है वो उस डेफिनेशन में भी यही कहता है कि सेट एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वहां पर जो क्राइटेरिया लेकर के हमने सेट को बनाया है वो बहुत ज़्यादा वेल मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड मतलब परिभाषित है। जैसे मान लो अगर हम ये कहें एक कलेक्शन बनाएं कि 5 अगर हम टॉप 5 अगर हम जो है रिनोन्ड साइंटिस्ट का, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, 5 अगर रिनोन्ड साइंटिस्ट का कलेक्शन ले या फिर रिनोन्ड लीडर्स का कलेक्शन ले, ठीक है, लीडर्स का अगर हम कलेक्शन लें तो उस 5 रिनोन्ड लीडर्स के कलेक्शन में हम क्या करेंगे, क्या वेल डिफाइंड तब होगा अगर हम 5 रिनोन्ड लीडर्स का कलेक्शन लेंगे तो उसमें 1 लीडर 2 लीडर 3 4 और 5, ये 5 लीडर्स हो गए। 6 नंबर का लीडर भी ये बोलेगा कि हमको तो आप नहीं लिए,
तो कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि 5 ही तो हैं, तो 5 ही लेने, तो आपको क्यों 6 ले। तो दरअसल प्रॉब्लम ये है कि ये कह सकता है कि थर्ड नंबर का ज़्यादा रिनोन है कि मैं रिनोन हूँ, मैं भी तो रिनोन हूँ। तो रिनोन की यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई हमने क्राइटेरिया नहीं दिया, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को दूर किया सकता है अगर हम यहाँ लिख दें 5 टॉप रिनोन्ड लीडर्स, टॉप 5 रिनोन्ड लीडर्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय XYZ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टॉप 5 लीडर्स की लिस्ट जारी की और हमें उनका कलेक्शन बनाना है। तो अब हमारे लिए तो इजी हो गया ना, उस रिपोर्ट में जिन टॉप 5 का नाम है केवल वही टॉप 5 का कलेक्शन बनाएंगे। 6 नंबर का ये नहीं कह सकता कि आपने हमको क्यों नहीं लिया। क्यों लें उसको? क्योंकि उस रिपोर्ट में तो केवल 5 जो टॉप लीडर थे उन्हीं का नाम था। तो इस तरीके से अब हमने ये जो क्राइटेरिया रख दिया, दिस क्राइटेरिया इज अ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया, जिसकी वजह से ये जो हमने कलेक्शन बना लिया, ये हमारा कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन गया। तो इस तरीके से ये सेट भी हो गया। तो हम ही आपको बता रहे थे कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी को, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को रखते हैं, जिसकी वजह से वो सारे मेंबर्स एक साथ आते हैं। यहाँ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये पांचों लीडर्स जो हैं टॉप 5 रिनोन्ड लीडर्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट जो कि XYZ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई थी, जिसकी वजह से ये हमारा एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी रखती है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, थोड़ा और इजी से समझ में आ जाए। जैसे अगर हम ये बोल दें, अगर हम एक कलेक्शन बनाएं, किसका कलेक्शन बनाते हैं? अब हम कलेक्शन बना रहे हैं वॉवेल्स का, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है समझने में, इसलिए मैं इस एग्जांपल को बार बार ले रहा हूँ। तो अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शन बनाएं तो आप क्या करोगे? वॉवेल्स के कलेक्शन में आएगा A-E-I-O-U। इनके पास इन सारे एलिमेंट्स के बाद एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी वो ये है कि ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे वॉवेल्स हैं। यही सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इन सब के पास यही है कि इन सब में यही प्रॉपर्टी है कि ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमारे वॉवेल्स हैं, राइट। इसमें के ये नहीं कह सकता कि मुझे क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, तो अब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म इजीली समझ में आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले की तरह एक ब्रेसेस ही लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद वो जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी थी, हम इसमें क्या करेंगे कि उस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और अभी इसके पहले वाले जो फॉर्म में हम क्या कर रहे थे कि बार बार एक एक एलिमेंट्स को लिख रहे थे, जैसे ए को लिख दिए, ई को लिख दिए, आई को लिख दिए, ओ को लिख दिए, यू को लिख दिए। बार बार एक ही एलिमेंट्स को, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को हम बार बार लिख रहे थे। इस तरह के मेथड में ये लिखने वाला झंझट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसमें हम क्या बोल देते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को एक ही नाम दे देंगे, x या फिर y, z, जैसे आपकी इच्छा हो। तो जैसे अगर हम x दे दिए तो अब इसके बाद हम लिखेंगे सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, और इसको बोला जाता है कॉलन। मतलब इसको अगर कोई पूछे क्या है, ये कॉलन है, बट इसको हम जब रीड करते हैं तो इसको पढ़ते हैं सच दैट। तो इसका मतलब ये हो गया x सच दैट, x इस तरह से है कि x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट, यानी यहाँ x का मतलब क्या है? यहाँ x उन एलिमेंट्स को बता रहा है जिनके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे के सारे वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इस तरीके से ही हम सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी। फिर से मैं आपको समझाता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, एंड इट्स वेरी इजी, सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक और अगर एग्जांपल लें, मान लो एक सेट हमने बनाया, ये सेट का कलेक्शन क्या है? ये उन नंबर्स का कलेक्शन है जो सपोज करते हैं 30 को डिवाइड करते हैं। ये उन नंबर्स का कलेक्शन है जो 30 को डिवाइड करते हैं। तो बताओ इसमें क्या करेंगे? अगर हम सिंपली लिखें बिना सेट बिल्डर के फॉर्म के, तो वो नंबर्स क्या क्या आएंगे? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, 6 भी करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी करेगा, 11 12 13 14 15 होगा, एंड देन उसके बाद 30 होगा। ये ऐसे नंबर्स होंगे जो 30 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर हम इनका कलेक्शन बनाएं तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से लिखें तब, क्योंकि ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने लिख दिया किस मेथड से? ये हमने सिंपली लिख दिया हमारा जो पहला वाला मेथड था, दैट इज कॉल्ड टैबुलर या रोस्टर मेथड। तो रोस्टर या टैबुलर मेथड से ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो इसी को लिखेंगे कि x सच दैट x डिवाइड्स 30, यानी x
ये जो सेट है ये ऐसा सेट है जिसमें ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं 30 को डिवाइड करते हैं। x इज सच दैट x इस तरह से है कि x जो है वो 30 को डिवाइड करता है, 30 को डिवाइड करते हैं। तो हमने उनका कलेक्शन बनाया। अच्छा, अगर उनका नंबर्स अगर हमें पता करना हो क्या होगा, यही नंबर्स होंगे। तो इसमें क्या है कि हमें बाहर से दिख जाता है कि कौन कौन से मेंबर्स या यूनिट्स या एलिमेंट्स जो है वो सेट के कलेक्शन में आएंगे। बट इस तरह वाले में दिखता नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखा रहता है। बट ये ईजी भी पड़ता है क्योंकि ये छोटा है, इतने में ही आ गया। बट इसको लिखने के लिए काफ़ी लंबा लिखना पड़ा। गॉट इट। अगर ये और भी लंबा होता और भी बड़े नंबर्स होते तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती। इस वजह से हमने ये सीखा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। इस ब्रेसेस को हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ते हैं, इन ब्रेसेस को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल। अब ये सेट है सारे, बट किसका सारे, उन सारे x का जो कि इस तरह से है, सच दैट का मतलब इस तरह से है कि x 30 को क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 5 करेगा, ये सारे नंबर क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमने जाने कि कैसे सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। इसलिए दो हमारे पास मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि हमारे पास रोस्टर मेथड है या टैबुलर मेथड है, और दूसरा हमारे पास सेट बिल्डर मेथड है। रोस्टर या टैबुलर मेथड में मैंने बताया आपको 3 बातें। सबसे पहले कि आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, दूसरी बात एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करना है, और तीसरा सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एक लिस्ट में लिखना है आपको। और उसमें 2 बातों का याद रखना था। पहली बात ये कि आप अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात आपको एक एलिमेंट बार बार नहीं लिखना है। तो उसके बाद हमने जाना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताया मैंने, आपको ब्रेसेस लगा करके लिखना है। इसके बाद आपको जो एलिमेंट्स लिखना है उसको इस तरीके से लिखना है कि x इज सच दैट, और फिर उसके बाद उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखना है जिसकी वजह से वो सारे इस कलेक्शन में आते हैं। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे नंबर 30 को डिवाइड करते हैं, x डिवाइड्स 30। गॉट इट। ये क्या शो करता है, कॉमन सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी एससीपी को। ये ब्रेसेस क्या शो करते हैं, द सेट ऑफ ऑल। इसको रीड क्या करते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डिवाइड्स 30। गॉट इट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद मिलते हैं आप अगले वीडियो में। कीप गोइंग ऑन एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।